चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी लॉन्गर टर्म की, और बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने ना सिर्फ खुद के लिए बड़ा पैसा बनाया बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा पैसा बना कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्केट वेटरन एमके वेंचर्स के फाउंडर और एक बहुत ही अच्छे इंसान मधु केला से। मधु भाई, गुड मॉर्निंग। काफ़ी समय बाद बात हो रही है आपसे। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है मूड माहौल इस समय? बात करके बहुत खुशी होती है। अनुज भाई, तो बेसिकली मार्केट में एक तरीके का जो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट आ गया था, एटलीस्ट इन सेलेक्ट पॉकेट्स, और ये लास्ट 2 क्वार्टर की अर्निंग्स भी म्यूटेड थी। ज़्यादा गर्मी भी हुई इस साल, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी थे, सरकार की तरफ से खर्चा भी नहीं हो पाया पहले 7-8 महीने में। सो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स में देखने को मिला। और थर्ड, जो बहुत ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आई थी, राइट, ऑफ आईपीओज एंड क्यूआईपीज एंड सेलिंग, तो वो भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट किया। और फॉरेन की सेलिंग थी। एक कॉम्बिनेशन को मिला के देखिएगा। अगर अनुज, जो देखने वाली बात है ना, ऐसा अपने को मेन लाइन इंडेक्स में दिखता है कि 10% की गिरावट है, पर अगर आप डीपर मार्केट में, वाइडर मार्केट में जाके देखोगे तो बहुत सारे शेयर 30%, 40%, 50%, 60% तक भी घटे हुए हैं। तो काफी एक मीनिंगफुल करेक्शन जो मार्केट में एक तरीके से रिक्वायर्ड था अनुज, वो आया है। सो मैं तो बोलूंगा अगले 2 क्वार्टर की अर्निंग मुझे अच्छी लग रही है अनुज। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जो खर्चा है वो रिज्यूम हो चुका है ऑलरेडी। अभी तक के तो हम सिर्फ 30% ऑफ फिस्कल डेफिसिट ही खर्च कर पाए थे, वो एक चालू हो चुका है। दूसरा, मेरी नज़र में ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेशन हुआ है, स्पेसिफिकली जो ट्रेजरी सेक्रेटरी जो नए आए हैं अनुज, अगर आप उनका देखिएगा व्यूज ऑन इंडिया, राइट, ही इज वेरी वोकल एंड ही हैज वेरी फ्रेंडली व्यूज ऑन इंडिया। तो अभी अगर हम जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में रह रहे हैं अनुज, और उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अगर ट्रम्प अभी आने के पहले ही वो बोल रहे हैं कि 25% टैरिफ हम कनाडा में लगाएंगे, 25% हम मैक्सिको में लगाएंगे, और उसमें अगर इंडिया एक फ्रेंडली तरीके से उभर के आता है तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने लिए आगे जाके हो सकती है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ठीक होगी, बाजार में करेक्शन हो चुका है, ये जियोपॉलिटिकली इंडिया वेल प्लेस्ड है। और अनुज, मैं आपका वीडियो देख रहा था 2 दिन पहले, आपने तो हमारे से पहले ही कॉल दे दिया लास्ट वीक कि मार्केट का हो सकता है बॉटम हो चुका है, और मैं उससे आपसे ज़्यादा एग्री नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है कि एक बार जो वर्ड्स देखना था अपन ने देख लिया है, और यहाँ से कंस्ट्रक्टिव तरीके से बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज बहुत है अनुज। नहीं मधु भाई, आपने खैर आपसे सीखा है तो ऑब्वियसली अब आप कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ये सुन के। ये एक आपने जो बात कही, इन सब में जो ये महाराष्ट्र के इलेक्शन का जो वर्डिक्ट आया, इसके बाद एक थ्योरी बन रही है कि जो आपने बोला कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो नहीं रही थी, उसके बाद ताबड़तोड़ हमने कैबिनेट के डिसीजंस देखे। क्या ये सरकार में वापस वो एनिमल स्पिरिट्स वापस आएंगे जो कुछ हद तक लोग मानते हैं कि मिसिंग थी पिछले 2-3 महीने में, जो शायद अर्निंग सीजन में भी उसी का खमियाजा हमको भुगतना पड़ा? मेरे ख्याल से 4 महीने से मिसिंग थी अनुज, जब से लोग आए तब से मिसिंग थी। और मुझे लगता है ये जो महाराष्ट्र का मैंडेट है, ये काफी सॉलिड मैंडेट है। मतलब अगले 4 साल के लिए मुझे लगता है सरकार का जो कहीं भी जो पॉकेट्स में छोटा मोटा डाउट भी था वो अभी क्लियर हो चुका है। ये हरियाणा जीत के आ गए अनुज, ये महाराष्ट्र जीत के आ गए, और ये 2 रियल पावर स्टेट्स है इंडिया के। अगर आप देखोगे विच इज हरियाणा नियर दिल्ली, और यहाँ पे बॉम्बे और महाराष्ट्र, ये 2 पावर स्टेट्स हैं, और ये थम्पिंग मेजॉरिटी है। तो दैट ऑल्सो स्पीक कि जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, एक्चुअली ये वर्क कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। अदरवाइज इस टाइप की विक्ट्री हो नहीं सकती है। तो आई एम श्योर कि उनका जो एजेंडा जो उनको यहाँ तक लेके आया है, अब वो एजेंडा परस्यू होगा। और बीच में जो छोटा एक पॉज हो गया था इन टर्म्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो रिज्यूम करना चाहिए अनुज, जोर से। बिल्कुल। अच्छा, एक इस बीच में जो थोड़ा मार्केट के लिए एक फैक्टर रहा, अदानी फैक्टर, और जिस तरीके से उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला था, अब वहाँ पर भी थोड़ा सा रिपेयरमेंट दिख रहा है पिछले 2-3 दिनों में। क्या वो फैक्टर भी अब पूरी तरीके से आउट माना जाए?
मैं क्या बोल रहा हूँ अनुज आपको, मैं बहुत क्लियर हूँ, पहले भी अपने 2-3 बार इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। मैं तो गौतम अडानी में बड़ा बिलीवर हूँ, उनकी कैपेबिलिटीज और ग्रुप की कैपेबिलिटीज में बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। और ये मेरा ओपिनियन नहीं है अनुज, ये इंपेरिकल एविडेंस है। उन्होंने जो हिंदुस्तान में लास्ट 15-20 साल में किया है, आप उस तरीके का जो पोर्ट लगा सकते हो, इतनी बड़ी ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी लगा सकते हो, सीमेंट की एक कंपनी खरीद के उसको वन ऑफ द लार्जेस्ट बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो ये ग्रुप का जो एक एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, ये एक डिफरेंट टाइप का है। और दूसरा, जब हिंडलबर्ग हुआ उस समय ऑफकोर्स थोड़ा लिवरेज था, प्रमोटर के लेवल पे भी लिवरेज था और ग्रुप में भी लिवरेज था, और उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाया। सो ग्रुप का लिवरेज थोड़ा कम किया और प्रमोटर का लिवरेज भी थोड़ा कम किया। अब अनुज ये क्या है, इतने बड़े ग्रुप में ना ये कुछ न कुछ तो होता रहेगा। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द लॉ, पर जो मैंने सुना है आपके चैनलों में भी, जो यूएस के एक्सपर्ट आके बोल के गए, जो इंडिया के एक्सपर्ट आके बोल के गए कि ब्राइबरी एक्ट में तो इनको कहीं पे डाला भी नहीं है, और ये अभी चार्जेस है ना। आई एम बीइंग टोल्ड इस टाइप के चार्जेस तो बिगेस्ट ऑफ द अमेरिकन कंपनीज के ऊपर भी लगे हुए हैं, और इसको प्रूव कर पाना, इसमें कन्विक्ट कर पाना, ये बहुत ही अलग तरीके का विषय और लॉन्ग टर्म विषय है, और कंपनी ऑब्वियसली डिफेंड करेगी। तो मेरे लिए तो अनुज भाई ये सब बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। जब इस टाइप का इंसिडेंट होता है ना, तो ही आपको कोई अच्छी कंपनियां, अच्छे एसेट एक अट्रैक्टिव प्राइस में लेने को मिलता है। तो एज ए मैटर ऑफ डिस्क्लोजर मैं तो डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि मैं इन्वेस्टर हूं, और मैंने जो भी मेरी श्रद्धा से बना मैंने और इन्वेस्ट किया है इस फॉल में। ये बिल्कुल ये डिस्क्लेमर हम अपफ्रंट डाल देते हैं कि मधु जी इन्वेस्टेड रहे हैं और आपने एक भी शेयर इसमें बेचा नहीं है और उल्टा और ऐड ही करा है। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और आपने ऐड ही करा है इसमें, मतलब बेचा नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा एकदम। तो मधु सर, और फिर यहाँ पर अब क्या बाय करें? क्या एफएमसीजी बाय करें, क्या बैंक्स बाय करें, क्या वो जो स्टॉक्स पिछले अर्निंग सीजन में जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया, क्या वहां पर थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करें? डिफेंस वापस चलने लगा है, इस समय बड़ी थीम्स क्या होंगी मार्केट में? अनुज मेरे भाई देखो, बड़ी जो अपनी थीम है वो अपन बात कर चुके हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज। लॉन्गर टर्म जो थीम है वो अपने लिकर की अपन ने लास्ट टाइम बात करी थी, दैट सेक्टर इज ऑल्सो नाउ डूइंग वेल। अनुज मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये एकदम बॉटम अप मार्केट है। ये कैसे भैया बोलते थे ना, ये बफेट लगा हुआ है, आपको जो मर्जी है आप खाओ, इतना ध्यान रखना कि इतना मत खा लेना कि बदहजमी हो जावे। तो जो लास्ट अपन ने करेक्शन देखा ना, वो हो सकता है लोगों ने थोड़ा ज्यादा खा लिया था और उसका करेक्शन भी अपने को देखने को मिला। तो ये बॉटम अप ब्यूटीफुल मार्केट है बॉस। एक विद इन वन सेक्टर अगर आप देखोगे फार्मा सेक्टर में ना, तो 4 कंपनियां 300-300% ऊपर है और कुछ कंपनियां डाउन है। तो अगर मैं आपको बोलूं फार्मा सेक्टर मुझे अच्छा लगता है ना, तो गलत हो जाएगा। पर मैं सीडीएमओ सेक्टर के ऊपर बहुत बुलिश हूं अनुज। मैंने कुछ डेटा निकाला था, आपको डेटा बताता हूं। ये $200 बिलियन का धंधा है और उसमें से इंडिया का सिर्फ $7 बिलियन का शेयर है, और ये 200 बिलियन का अगले 5 साल में 300 बिलियन होने का चांस है। अगर मैं बोल रहा हूं चाइना का शेयर इसमें 25 बिलियन था 200 बिलियन में, तो मैं बोल रहा हूं इंक्रीमेंटल थोड़ी इंडिया की ग्रोथ भी शिफ्ट हुई ना, तो हमारा ये 7 बिलियन का 20 बिलियन का धंधा हो सकता है अगले 5-6 साल के अंदर। तो एक सेक्टर है जो 200-300% ग्रो कर सकता है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉक्स काफी चले भी हैं, तो आपको केयरफुल तरीके से कोई भी मार्केट करेक्शन में लॉन्गर टर्म के हिसाब से लेना पड़ेगा समझ के, पर ये एक सेक्टर मुझे ज्यादा पसंद है। बिल्कुल, चाहे पीरामल फार्मा हो, सुवेन फार्मा, एकम ड्रग्स, जुबिलेंट फार्मोवा, ये सब स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं। जैसा मधु भाई ने कहा, सीडीएमओ स्पेस ये यहाँ पर काफ़ी बुलिश हैं वो। अच्छा मधु जी, एक बहुत बड़ी मार्केट की पेन रही थी एफआईआई की सेलिंग, और उसमें काफ़ी कुछ शायद फैक्टर था, इवन एचडीएफसी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस। क्या साइन बन रहा है कि वो दोनों के दोनों अब बस थोड़े से वहाँ पर भी रिवर्सल आ रहे हैं? मुझे लगता है आएगा अनुज। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली फॉरेन की ना काफी सेलिंग हुई है। मतलब आप देखो कि ये 1.5 महीना, मुझे कोई भी 1.5 महीना ऐसा याद नहीं है कि 1.5 महीने के अंदर ऐसा करीब 1.5 लाख करोड़ का सेलिंग हो गया फॉरेनर का रफली, राइट। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
ये अबेट करेगा, जो हमने छोटा मोटा रिवर्सल देखा भी है। और जैसे ही कॉर्पोरेट अर्निंग दिखना चालू होगी ना, ऑब्वियसली इसका थोड़ा रिवर्सल आना चाहिए। बट इन सब में अनुज मेरे भाई, सबसे बड़ा जो मूड पॉइंट है, इंडिया का जो रिटेल इन्वेस्टर का रेजिलियंस जो रहा है, 4 करोड़ डीमेट अकाउंट के 18 करोड़ डीमेट अकाउंट हो गए, 25,000 करोड़ रुपए अभी भी महीने का SIP आ रहा है। और हमने क्या क्या नहीं देख लिया अनुज, हमने US इलेक्शन देख लिया, हमने इंडिया इलेक्शन देख लिया जिसका आउटकम उतना अच्छा नहीं था जितना मार्केट सोच रहा था, हमने महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन का नर्वसनेस देख लिया, हमने वॉर्स देख लिए, एक नहीं 3 वॉर्स देख लिए दुनिया में लास्ट 18 महीने के अंदर भी। और फिर भी आप देखो, एक जो निफ्टी ने लो बनाया था 7,500 का कोविड के टाइम पे, वहां 7,500 का 26,000 हुआ, और 26,000 का अभी भी अपन 24,000 के ऊपर है, जहां पे पूरे सब ये इवेंट होकर चले गए। तो मार्केट ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेजिलियंस दिखाया है, एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इन स्पाइट ऑफ फॉरेन सेलिंग हमने ये अचीव किया है, राइट। तो डोमेस्टिक का रेजिलियंस और पार्टिसिपेशन में मुझे कोई डाउट नहीं लगता है अनुज। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बाजार का 500,000 पॉइंट का निफ्टी का ऊपर नीचे ना मेरा सब्जेक्ट है, ना मैं उसमें ज्यादा टाइम लगाता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं वो। पर मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में कोई बड़ी तरीके का कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, एंड इसीलिए हम कभी भी कोई करेक्शन होता है तो बॉटम अप जो आइडिया है वो जाके खरीद सकते हैं, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट कंस्ट्रक्ट मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। अच्छा मधु जी, आपने पासिंग में कहा कि लिकर स्टॉक पर आप काफ़ी बुलिश हैं। मुझे पता है आपके काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ ऐसे प्रमोटर्स हैं जिनको मैं भी पर्सनली मिला हूँ, और मैं जानता हूँ कि कितने अच्छे वो इंसान हैं और कितना लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन एज अ थीम आप इतना पॉजिटिव क्यों हैं? इस पर अगर एक थोड़ी सी बात हो जाए तो। अनुज मैं बोलूं आपको ना, देखिए पहले हम ना पूरा डेटा की बात करते हैं। तो लिकर इंडस्ट्री इंडिया में अपने 140 करोड़ लोग हैं, तो एक तो पक्का है कि इसमें पोटेंशियल भयंकर है। आप दुख में भी पियोगे, सुख में भी पियोगे। तो लिकर इज ड्रिंकिंग इज अ वे ऑफ लाइफ नाउ, वी कांट हेल्प इट, राइट। अब हमने बहुत काम किया अनुज इसके ऊपर। तो हमने चाइना की इंडस्ट्री को एनालाइज किया, तो वहां की जो सबसे बड़ी कंपनी है मोटाई, वो $15 बिलियन का प्रॉफिट है अनुज। पर आई रिपीट, $15 बिलियन का प्रॉफिट एक कंपनी का है। पूरे इंडिया लिकर इंडस्ट्री का लिस्टेड इक्विटी का पूरा प्रॉफिट सिर्फ $500 मिलियन है। आई रिपीट करता हूं अनुज, $15 बिलियन एक कंपनी का प्रॉफिट है। पूरा इंडियन इंडस्ट्री लिस्टेड पूरा स्पेस इंक्लूडिंग पर्नो रिकॉर्ड का प्रॉफिट $500 मिलियन है सिर्फ। यू नो हमारी पॉपुलेशन अभी चाइना से इक्वल हो गई है, यंगर पॉपुलेशन चाइना से बेटर है, तो लॉजिकली हमारा कंजम्पशन और इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट चाइना से ज्यादा बेटर होना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पर हमने फिर एनालाइज किया कि ये क्यों है। तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, और मैं आपको वेहीमेंटली बोलता हूँ, लूटपाट मची हुई है, लूटपाट मची हुई थी, राइट। तो अगर आप यूपी का एक्साइज कलेक्शन देखोगे अनुज, तो 2012 में सिर्फ 8,000 करोड़ था, 2017 में योगी गवर्नमेंट के आने के पहले 17,000 करोड़ था, और लास्ट ईयर 50,000 करोड़ है। आप देख सकते हो कितना बड़ा जंप है। मतलब ये 5% हुआ करता था यूपी के बजट का, रेवेन्यू का, वो अभी 10.5% है। तो मेरा ये मानना है कि हम जिस तरीके के डिजिटाइज वर्ल्ड में जी रहे हैं, इसमें ये लेवल ऑफ करप्शन और इंडिस्क्रिमिनेसी पॉसिबल ही नहीं है। आप देखो आंध्र प्रदेश ने आते साथ क्या किया है चंद्रबाबू नायडू ने, वो भी पूरा ओपन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक सेक्टर काफी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकता है टू स्टेट रेवेन्यू, राइट। और ये प्रेशर दूसरे स्टेट्स में जहां अभी भी इनएफिशिएंसीज है, ये दूसरे स्टेट्स में रिप्लिकेट होगा। और जैसे ये रिप्लिकेट होगा, जो ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज है अनुज, वो ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज का मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, जो अभी अपन ने देखा है चाइना में होते हुए, राइट। तो मेरा तो अनुज ये बहुत बड़ा कॉल है। मतलब मैं तो आई हैव टेकन दिस कॉल फ्रॉम अ 5-10 ईयर परस्पेक्टिव, आई में बाय और सेल शेयर्स, बट मुझे लगता है ये बड़ा सेक्टर कॉल है मेरा। एंड वी कंटिन्यू टू बी बुलिश, और वी कंटिन्यू टू हैव एड मोर परस्पेक्टिव टू आवर कन्विक्शन ये सेक्टर में। बिल्कुल। अच्छा, वीरू भी सवाल लेना चाहते हैं आपसे। वैसे खैर इस सेक्टर की आपने बात की, आप और मैं कब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें मधु भाई?
आप जब बोलोगे अनुज। वीरू इट्स ऑलवेज आपके पास प्लेजर मीटिंग यू इन पर्सन। नहीं बिल्कुल, वीरू के पास एक सवाल है। मधु जी ने जो बात कही ना कि सुख में भी और दुख में भी, तो ये सुन के काफ़ी सारे लोग जो थे वो न्यूज़ रूम में हंसने लगे। मैं भी इस मधु जी मंत्रणा को सुन रहा था। कभी कभी दो लोगों की बातचीत को, गुफ्तगू को सुनना बहुत अच्छा होता है। पर मेरे जहन में एक सवाल आया तो मैंने कहा चलिए इस बातचीत में कूदता हूँ। आपने क्योंकि इस गवर्नमेंट और स्पेशली इन 2 स्टेट्स की विनिंग के बाद इनकी लीडरशिप और इनके कन्विक्शन को जो स्ट्रेंथ मिलेगी, उस मद्देनज़र मधु जी आपका डिफेंस पे व्यू क्या है, रेलवेज पे व्यू क्या है? एक तरफा रैली थी जुलाई 2024 तक, लेकिन वो जून के मैंडेट के बाद कोलैप्स हुई। अब इन 2 स्पेस पे व्यू क्या है आपका? दोस्त ऐसा है वीरू कि ये ना यहाँ पे थोड़ा यूफोरिक वैल्यूएशन हो गए थे। आई एम श्योर यू विल आल्सो एग्री विथ मी, और एक ऑर्डरली करेक्शन जरूरी था। ये सेक्टर में टेलविंड बहुत अच्छा है, रेलवे में और डिफेंस में भी। तो मैं तो बहुत वोकल था आपके चैनल में, मैंने आके बोला कि मैंने मेरे पीएससी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक किया है, और ये 2 सेक्टर में मुझे पर्टिकुलरली यूफोरिक लगता है। कहीं कहीं पे वैल्यूएशन मुझे लगता है पोस्ट दिस करेक्शन अपन बॉटम अप बेसिस पे देख सकते हैं, यहाँ पे विनर्स मिलेंगे अपने को। मेरा सेक्टर के ऊपर कोई व्यू नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप डिफेंस सेक्टर जाके खरीद लो या पूरा रेलवे सेक्टर जाके खरीद लो, पर जहां पे डीपर करेक्शन हुआ है इंडिविजुअल कंपनीज में, दोनों सेक्टर में पैसा बन सकता है। अच्छा, ओके। अच्छा मधु जी, एक और चीज़, मतलब पोस्ट कोविड हिंदुस्तानियों के जो डीएनए में एक चीज़ आ गई है ना, खून में, वो है ट्रैवल, टूरिज्म। आज हम किसी डेस्टिनेशन पर चले जाएं, क्या भीड़ होती है। इंडिगो को देखिए, आप इंडियन होटल्स को देखिए, इनके अर्निंग्स को देखिए, 2030 को लेकर जो विजन रख रहे हैं। आप इस फेस पे अभी बैट कर रहे हैं, इन नंबर्स पे भी, इन प्राइसेस पे भी। वीरू मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा। वीरू सॉरी, मैं आप इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा। मधु भाई मैं एक चीज़ जोड़ूंगा। मधु जी इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं ट्रैवल के लिए, टूरिज्म एंड ट्रैवल के लिए। काफ़ी रिसेंटली उन्होंने भी ट्रैवल किया है। सॉरी मधु जी, सवाल का जवाब, वीरू के सवाल का जवाब। बिल्कुल एकदम मैं पूरी तरह से सहमत हूँ वीरू से। आई थिंक ये एक अच्छा हाई पोटेंशियल सेक्टर है। अगर आप एविएशन में देखो, अभी सिर्फ 140 करोड़ में सिर्फ 5-5.5 करोड़ लोग ही तो एयर से ट्रैवल कर रहे हैं। अभी भी मतलब आप देखो कितना लंबा एक स्कोप है। और आदमी के पास जब पैसा होता है वीरू, सबसे पहला आप खर्च कहाँ करते हो? इंडिविजुअल सबसे पहला आप वेकेशन पे पहले रोटी कपड़ा और मकान, और उसके बाद वेकेशन, राइट? तो ये अभी इंडिया से तो ये बहुत अर्ली डेज है। डेफिनेटली सेक्टर में अच्छा टेलविंड है, और इसमें भी काफी पैसा बनेगा आने वाले 5-10 साल तक मुझे लगता है। हालांकि चॉइसेस इस सेक्टर में कम है, और मैं होप कर रहा हूं कि काफी सारी और कंपनियां जो अनलिस्टेड स्पेस पे है वो लिस्ट करेगी। होटल इज एन ऑब्वियस वे, पर होटल नेसेसरली पूरे चीप नहीं है। तो अपने को ये खोजना पड़ेगा कि इसको कैसे प्ले करें, बट सेक्टर में टेलविंड काफी है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल फिर मधु जी आपसे। फिर आपका जो हमारा रिटेल आपको देख रहा है, सुन रहा है, काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं, एक फाइनल सजेशन क्या होगा? मुझे याद है जब दिवाली के टाइम पर आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि जो पिछले 2-3 साल में जो पैसा बना है उतनी एक्सपेक्टेशन ना रखें, अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ी कम कर लें। अब ये करेक्शन आई, होपफुली वो करेक्शन खत्म हुई। अब यहाँ से रिटेल को क्या व्यू रखना चाहिए? मैं वही बोलूंगा अनुज वापस से कि देखिए, बाजार, मेरा व्यू मैं बोल चुका हूं, कंस्ट्रक्टिव है। इस करेक्शन के बाद मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में देख रहा हूं अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैं अपने पोर्टफोलियो को देखता हूं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है दैट आफ्टर दिस काइंड ऑफ करेक्शन ऑल्सो पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं है। और मेरा कोई यूनिक पोर्टफोलियो नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऐसा ही पोर्टफोलियो, सिमिलरली कोई बड़ा डैमेज नहीं है। तो दैट गिव्स ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू पीपल। पर अपने जो लास्ट 3-4 साल जो पैसा बनाया है ना अनुज, उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। अगर आप म्यूटेड एक्सपेक्टेशन से 12-15% रिटर्न के लिए, जो भी बहुत अच्छा है, अगले 3 साल के अंदर वो भी आता है, तो जिस टाइप का कैपिटल का बेस बन गया लोगों का, जो स्टॉक मार्केट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो लोग 12-15% से भी अगर अपने कैपिटल को कंपाउंड कर पाते हैं तो बहुत अच्छा आउटकम होगा ऑन द ओवरऑल ऑन अ 6-7 ईयर बेसिस।
और मुझे लगता है उसमें फिर इंडिविजुअल कंपनी में अगर आप इन्वेस्टर हो तो 100% 2-4 बड़े विनर तो आपको मिलेंगे ही, जो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न को बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत वोकल हूँ, इंडिया में बिलीव कीजिए, स्टॉक मार्केट में बिलीव कीजिए। ये सब जो करेक्शन होता है यही एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन इन्वेस्टर को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने की। तो इन करेक्शन से डरने के बजाय जब भी इस टाइप के डीप करेक्शन होते हैं आप पैसा डालिए। और अभी भी अनुज मेरे भाई, ये सिर्फ 5% पैसा इंडिया की सेविंग का स्टॉक मार्केट में आ रहा है, सिर्फ 5%। तो स्टिल लॉन्ग वे टू गो है। बहुत सारे लोगों ने अभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है और इनोवेटिवली, बिकॉज यहाँ पे बेस्ट रिटर्न है, इनोवेटिवली उनको आना पड़ेगा। तो मेरी सलाह यही है कि इस टाइप का जब करेक्शन आए तो डरने की बजाय आप इसमें पार्टिसिपेट करें। मधु सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया फ्रैंकली, और बहुत आपने जो बातें कही आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के काम की रही। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनुज। मैं आपको बोलूँगा, आपसे एक बहुत स्पेशल पर्सनल रिलेशनशिप है। बहुत ही आनंद आता है आपके साथ जब भी मिलता हूँ तो भी, और आपके साथ बात करके भी। आपने जो हाइट अचीव की और उसके बाद भी जो आपका हम्बलनेस है, इट इज़ वेरी यूनिक। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। थैंक यू मधु भाई, थैंक यू सो मच। आपके जो वर्ड्स हैं काफ़ी मेरे लिए काफ़ी मायने रखते हैं। आज फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे, और होपफुली आगे भी वो मैं आपसे सीखता रहूँगा। चलिए, इस शो को यहीं समेटेंगे और ब्रेक लेकर वीरू और कंचन वापस लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।